Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary. With me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic stock market indices surge 1%. Sensex crosses 83,000 mark. Nifty rises over 260 points. Major Asian markets close mixed, and New Delhi says US administration has expressed an interest in deepening energy cooperation with India, and discussions on the matter are ongoing. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक 1% बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 83,000 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 260 अंक से अधिक बढ़ा। एशिया के प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख आज दिखा और भारत ने कहा वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई तथा इस संबंध में वार्ताएं जारी हैं। We also have a disclaimer announcement for the benefit of our listeners before we take on the main stories on Market Mantra. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज भी खरीदारी तेज रही। प्रमुख सूचकांक 1% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 862 अंक बढ़कर 83,468 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 262 अंक बढ़त के साथ 25,585 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty extended their rising streak for the second straight session and ended 1% higher today. The market started the day on a positive note and continued their upward trend throughout the session. Sensex surged 862 points to close at 83,468. Similarly, Nifty advanced 262 points to settle at 25,585. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed with gains. The mid-cap index added 0.3% and the small-cap index around 0.5%. नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 28 कंपनियां आज लाभ में रहीं। लाभ उठाने वालों में कोटक बैंक और टाइटन दोनों के शेयर 2.6% बढ़त के साथ बंद हुए। एक्सिस बैंक को 2.3% का फायदा हुआ। अदानी पोर्ट्स में लगभग 2% की वृद्धि हुई। चौतरफा मुनाफे के बीच घाटा उठाने वाली 2 कंपनियां रहीं, जिनमें एक एटर्नल और दूसरी इन्फोसिस। एटर्नल को 1.7% से अधिक का नुकसान हुआ। उधर इन्फोसिस अपने पूर्व स्तर के नजदीक बंद हुआ। Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, realty advanced around 1.9%, FMCG rose over 1.7%, and consumer durables added 1.5%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। रुपए में लगातार दूसरे सत्र में आज भी हमने बढ़त देखी। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 24 पैसे बढ़ा, 87 रुपए 82 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक
अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.64 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में 2 सत्रों से तेजी और सेंसेक्स एक बार फिर 83,000 के स्तर को पार कर गया। उम्मीद करें कि ये तेजी आने वाले दिनों में भी दिखेगी। और आज के बढ़ोतरी के पीछे क्या प्रमुख कारक रहे? मनोज जी, जो यदि हम आज के बाजार के विश्लेषण करें तो ज्यादातर बाजार में हमने देखा कि जिन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं हाल में ही, पर्टिकुलरली 2 सेक्टर्स में ये रिजल्ट आए हैं। एक आईटी सेक्टर के हमने कंपनियों का प्रदर्शन देखा है और एक हमने बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो सामने आया। और वो दोनों ही क्षेत्र की जो कंपनियां का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। बैंकिंग में भी खास अच्छी एक हमने देखी और काफी आज बैंक के शेयर्स अगर आप देखें तो काफी बढ़त थी, करीब 2% बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स में बढ़त थी। और साथ में ही जो आईटी सेक्टर है वहां भी हमने एक मजबूती देखी। तो क्लियरली मुझे लगता है कि जैसे हम ये अर्निंग सीजन आ रहा है, क्योंकि काफी मैं कहूंगा एप्रीहेंशंस थी जब ये अर्निंग सीजन शुरू हो रहा था क्योंकि पिछले सत्र में आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में यूएस की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए कुछ क्षेत्रों के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा ऐसा डर था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में कम आएगी। तो वो मुझे लगता है कि डर जो है वो दूर हो रहा है। दूसरा एक और खास कारण रहा आज के बाजार में, वो रहा कि जो पिछले 2 दिनों में हमने एक बहुत बढ़त देखी है रुपए में वर्सेस डॉलर। जो रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट था करीब 89 के आसपास पहुंच गया था, 89 रुपीज टू डॉलर। वो उसमें ₹1 की मजबूती आई और वो 88 के आसपास आ गया। तो ये दिखाता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की तरफ से एक प्रेशर था इंडियन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो एफआई सेलिंग करती है, तो वहां भी एक रिवर्सल हुआ है सेंटिमेंट का। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक सेंटिमेंट है, जो पॉजिटिव न्यूज है पिछले कुछ दिनों की, उससे बाजार प्रभावित हुआ। Puneet, just to continue that line of thought, Infosys as a bellwether stock declared its earnings, its second quarter earnings. Its profit has gone up by 13% year on year. Revenue has gone up by 9%, and despite the news coming in from the US regarding the H-1B visa rules, which have been revised, it's been made more expensive for employers to hire Indians in their software industry. What do you think the outlook is for the IT sector? Because even though the index went up by 1%, there is, before the earnings season, there was a lot of negative news coming in from the US that there is this policy of discouraging the Indian growth in the IT sector. So what is the future holding for us? So Arjun, a couple of things. One is that the IT sector has various factors working for it and against it. There are a few headwinds, like you mentioned, the US so-called tariffs, $100,000 to buy a H-1B visa, which would probably affect their businesses to some extent. But at the same time, if you look at Indian IT companies, they are preparing themselves for tougher times. In the sense that they have cut headcount, they have reduced the costs. We have also seen a depreciation of the rupee playing into their revenues, because when they earn in dollars, but when the earnings come, they are counted for in terms of rupees, and rupee depreciation means higher profits for them. So clearly it's a mixed bag for IT companies. So far they seem to have been doing well. I think going forward, next year or so may be a bit difficult, because it will need some readjustment from Indian IT services companies. Also, we got the trade data yesterday, and when we look at the services exports data, there was no major difference. There was slight decline, but no major significant decline in services exports. So to my sense is that we are affected, but we may not be affected so significantly as the market was afraid of. Also, if you look at the bank Nifty, you mentioned about that as well. What is it in banking that the results are telling us? Is it in terms of the non-performing assets? Is it telling us about net profitability? Is it telling us about revenue? Is it telling us about corporate developments like mergers and acquisitions, amalgamations? What's happening here? So primarily, we have seen that the data which came, whatever preliminary data we have got from banks, and as far as the earnings are concerned or advances are concerned, we have seen that there is no major decline. So of course there's a softness in that advances data. They are now growing at about 8 to 10%, where earlier they were growing at about 15 to 16%. But I think the earnings are better than expected. Market was apprehending a further decline, but I think they're doing better than expectation.
We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। पुनीत जी, रुपए में कल भी हमने अच्छी खासी उछाल देखी, आज भी बढ़त के साथ बंद हुआ। क्या प्रमुख कारक हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, किन कारकों ने रुपए में यह मजबूती लाई है? मनोज जी, दो मुख्य कारण हैं। पहला, जब जो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने परसों ये कहा कि हम इंटरेस्ट रेट्स फर्दर कट करेंगे अमेरिका में, ऐसा उन्होंने संकेत किया। तो उससे जो डॉलर इंडेक्स था उसमें हमने गिरावट देखी, करीब डॉलर इंडेक्स 99 से ऊपर चला गया था, करीब 100 के छूने वाला था। वहां से उसमें कुछ वापसी आई, कुछ रिट्रीट हुआ, तो वहां पर एक कुछ गिरावट आई, तो जिससे रुपए को सपोर्ट मिलता है। दूसरा, ये बात अब जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेड डील है इंडिया के साथ वो होने वाली है। वो पॉजिटिव वहां से बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स की हम बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 महीने में ये ट्रेड डील हो जाएगी। और जब यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो जाएगी तो जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो प्रेशर थोड़ा बना था वो उसमें राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है दोनों चीजों को मार्केट ने फैक्टर किया है, डॉलर वीकनेस को, और साथ में हम देख रहे हैं कि ट्रेड डील की उम्मीद जो है। So apart from the trade data which has come out, our total exports actually have gone up by almost 7%, 6.4%, even though our trade with the US has dipped by 13%, but we managed to diversify. Apart from that, the pressure of the tariffs is playing a big role in our trade deficit as well. How do you see this panning out for the earnings of companies? But whatever has been declared so far has been in the positive territory. So how do you see private equity, hedge funds, FIIs and DIIs looking into our markets right now? Are they looking at it from quarter to quarter, or are they looking at it from the whole year's perspective? No, definitely, Arjun. Institutional investors are typically they are long-term investors. They're experts. They can project earnings into future. However, I think if you look at this trade spat which is kind of going on, and this whole apprehension about how the economy will be affected, now the kind of data we are getting, it is quite clear that overall Indian economy may not suffer any significant damage. There may be sectoral damages. Our GDP went up by 7.8% in the first quarter. So clearly, I don't think on a national level we are going to suffer significantly. But there would be sectors like textiles, gems and jewelry, certain areas of economy which may see a slowdown or may see a decline. But I think overall we seem to be doing fine, at least until now. हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं एक बार फिर से लेना चाहेंगे छोटा सा विराम। विराम के बाद बने रहिएगा हमारे साथ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर आउटलुक रिपोर्ट में देश के 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाने के बाद दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और कोस्पी सूचकांक 2.5% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 1.3% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। इस बीच बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% के आसपास नीचे आ गया। हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में कोई खास उतार चढ़ाव आज नहीं देखने को मिला और ये अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिला जुला रुख था। फ्रांस का कैक 40 0.8% से अधिक लाभ के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.3% घाटे में था और जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। Puneet, IMF has raised South Korea's forecast in terms of its GDP. It also raised India's GDP growth to 6.6% from 6.2% earlier. We had World Bank also revising its growth rate of India. We've had an RBI saying 6.8%. So we have three institutions saying that India will certainly grow. Now India is diversifying its markets by reaching out, by exporting to China, Hong Kong, for instance, if you look at the gems and jewelry exports, because actually the total exports have gone up
So how do you see India vis-a-vis the Asian countries here? Because if you look at their GDP growth forecast, it's not very high. Japan's not very high, for instance. Japan is mentioned here. And China is 4.8% only for this particular calendar year. And the world growth forecast is 3.1%. Where does India stand economically and geopolitically in the Asian sphere? So both World Bank and IMF has said that India will continue to be the major, fastest growing major economy in the world. So we're not just talking about Asia, we're talking about the whole world. And the fact that India's economy is now fourth, fifth largest in the world, it means a lot for global GDP to grow. So we had some challenges in the economy, lately. We have these international pressures, the geopolitical issues are there, and yet I think driven by domestic consumption and certain outperformance of certain sectors like electronics. So manufacturing has really taken the lead as far as exports are concerned. We've seen some growth there, and going forward, I think we will be able to maintain momentum on these fronts. If there is more wins in terms of trade deals, I think that will be even better. We have FTAs coming up with Europe. We already have an FTA with UK. So I guess it may be slightly difficult in the short term, but long term I think it looks very positive. There's strong mention of CETA, the Comprehensive Economic Trade Agreement with the UK. How profitable is that going to be for India? Definitely very profitable, particularly for example, the automobile sector. That is, and the wines and beverages sector, where UK is very strong. They want to export into India, and then UK is a very big market for us. It's already among the top 10 export markets for us. We can export more goods to UK, and even Europe is what we are looking for. So clearly, diversifying our export markets away from US, that's important. यहाँ पर श्रोताओं एक बार फिर से हम लेना चाहेंगे विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। Welcome back to Market Mantra. Among the major US indices, the S&P 500 and the Nasdaq closed higher yesterday as investors weighed upbeat earnings against mounting trade tensions between the US and China. The tech-heavy Nasdaq Composite Index gained over 0.6% and the S&P 500 added 0.4%. Conversely, the Dow Jones Industrial Average ended nearly flat with negative bias. The US economy is a conundrum for many. You have artificial intelligence driving their tech companies and their earnings right now, while at the same time you have the Fed Reserve Governor saying that employment is an issue which needs to be resolved at the earliest before interest rates, the discount rate, is cut in the US. How do you see this working out for the US economy? And the second question, of course, is a bilateral trade agreement going to work out? Because the IMF report also mentions that the next financial year, the next calendar year, is affected for most economies, including India, because the agreement may not work out. So Arjun, right now, US, which is the world's largest economy, and therefore it means a lot for the global economy, is kind of at crossroads. And there are many conflicting trends which are happening in America. While on one hand, we have this unprecedented rise in asset prices. So you've seen the stock markets at all-time highs and cryptocurrencies at all-time highs and bullion at all-time high. You also have trends where there's less employment now in America, less generation of employment. Inflation is still, actual real inflation on the street seems to be very high. Data may not show it. Of course, right now the US government is officially shut down, so we don't know the data, what is the exact data. But clearly, America seems to be, there seems to be the typical K-shaped recovery, where a certain segment of the economy seems to be doing very well, and the other segments are doing very poorly. So we don't know really how this is going to play out in next 1 or 2 years. But definitely, if trade deals don't happen, if America is not able to resolve this trade wars with other major economies, then I think it will really hurt them next year. In more news, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the country has remained the fastest growing economy in the world for the last 4 years. Addressing the India-Brazil business dialogue in New Delhi, Mr. Goyal said the ongoing visit of the Brazilian delegation led by Brazilian Vice President Mr. Geraldo will lay a strong foundation for elevating the partnership between the two countries.
IMF has recently increased or improved the GDP growth forecast for India from 6.4% to 6.6% this year. Our first quarter, April to June 2025, the GDP grew by 7.8%, the fastest growing large GDP in the world, large economy in the world. And we've continued to be the fastest growing large economy over the last 4 years. And our effort is to continue to be the fastest growing large economy for at least another 20 years. I'm sure that what we will see as outcomes from this visit will set the agenda and a strong foundation to elevate this partnership between Brazil and India. The minister also emphasized that India's FTAs with several advanced nations reflect the growing confidence with which the country is engaging in global trade. He called for deepening cooperation with Brazil, describing it as a defining relationship that brings prosperity and growth for the people of both nations. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई है और इस संबंध में वार्ताएं जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत कई वर्षों से अपने ऊर्जा आयात का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि हुई है। श्री जायसवाल ने बताया कि देश की तेल आयात नीतियां पूरी तरह से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्थिर ऊर्जा कीमतें सुनिश्चित करना और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना भारत की ऊर्जा नीति के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। इसमें ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों को व्यापक बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुसार विविधता लाना सम्मिलित है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता ने कहा कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तेल आयात के मुद्दे पर कल हुई किसी बातचीत से अवगत नहीं हैं। यहां पर बहुत संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त। अभी जो तेल आवश्यकताएं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनका विस्तार करने पर क्या यानी हमारी नीति है और किस रूप में हम विस्तार कर रहे हैं? देखिए, पहले हम बहुत मिडल ईस्ट से बहुत ज्यादा तेल आयात करते थे। अब वो थोड़ा ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई किया है, थोड़ा रशिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन भारत का लक्ष्य यह है कि हम अमेरिका से, जो कि पहले हम बहुत कम इंपोर्ट करते थे, वहां से हम ज्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है ट्रेड डील भी उससे बेटर होगी। Moving on to news from the oil market now. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.8% up at $62.38 per barrel, and WTI crude was trading over 0.8% higher at $58.76 per barrel when reports last came in. And in more news, GST Bachat Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on the 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the GST reforms that will boost the economy of the state of Haryana. The GST reforms are providing a significant boost to various sectors of Haryana's economy, including automobiles, textiles, fertilizers, steel, pharmaceuticals and renewables. In GST 2.0, the tax on farm machinery and fertilizers has been reduced to 5%. This move is expected to lower farmers' cost, promote farm mechanization and generate rural employment. The reduction of GST from 28% to 18% on automotive components will make vehicles more affordable and enhance Haryana's export potential to automotive markets in Africa, Middle East and Southeast Asia. Similarly, the tax on cycle components has been cut from 18% to 5% under the new GST reforms. This decision will strengthen Sonipat's cycle industry, make bicycles more affordable and improve its export competitiveness. Saklayan Akhtar, Akashvani News, Delhi. Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 0.8% up at 1,28,460 rupees per 10 grams, while silver was trading around 1% up at 1,64,370 rupees per kilogram a short while ago. सोने और चांदी की चमक MCX में भी लगातार बढ़ती दिख रही थी। खबर लिखने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% बढ़त के साथ 1,28,231 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1.2% बढ़त के साथ 1,64,230 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines.
Benchmark domestic stock market indices surge 1%. Sensex crosses 83,000 mark. Nifty rises over 260 points. Major Asian markets close mixed. And New Delhi says US administration has expressed an interest in deepening energy cooperation with India. And discussions on the matter are ongoing. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.